collected at source and tax collected at source. TDS क्या होता है? पहले अपने TDS पढ़ रहे हैं। TDS होता क्या है? TDS है, हम तुमको कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बोलता है जिस सोर्स से इनकम जनरेट हो रहा है उसी सोर्स पे टैक्स काट लो और तुम ही जमा करो, क्योंकि जनरली टैक्स कौन जमा करता है? इनकम टैक्स। जो कमा रहा है वो, तुम अगर इनकम की हो, तुम मेरे से फीस कमाए हो या तुम मेरे से कोई कमीशन कमाए हो या तुम मेरे से कोई भी कमाई की हो, तुम उस कमाई पे TDS काट के जमा करते हो। नॉर्मली टैक्स तुम ही जमा करते हो। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि नीरज अगर मजकूर को 1 लाख पेमेंट कर रहा है और मान लो उस टाइप का बिजनेस के ऊपर 10% TDS लगता है, तो नीरज 90,000 मजकूर को पे करे और 10,000 रुपया काट के गवर्नमेंट को जमा दे। इसी को बोलते हैं TDS। तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए वही आदमी टैक्स काट ले और गवर्नमेंट को जमा करे, और तुमको सिर्फ नेट अमाउंट दे, मतलब 90,000 तुमको दे दे, 10,000 गवर्नमेंट को दे दे। हिसाब से तुम 1 लाख कमाता, तुम अपने इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देता। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है जो दे रहा है इनकम वही काट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसका सर मेन ऑब्जेक्टिव है क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट को जल्दी पैसा मिल जाए, क्योंकि तुम तो कमाएगा, टोटल इनकम साल के एंड में बताएगा, तब टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, हमको तो जल्दी पैसा मिलना चाहिए, तो हमको बोला काट लो और मंथली हमको ये TDS जितना भी हम काटा है जमा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को अगर हम अप्रैल में तुमको कोई इनकम दिया तो हम मई में उसका TDS जमा कर दिया, तो गवर्नमेंट को तुरंत फायदा मिल गया। अब बात आता है, देयर आर सेवरल प्रोविजंस इन द एक्ट ऑफ TDS। बहुत सारा प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है। सर किस किस इनकम पे कितना कितना TDS काटना है, मेनली यही पढ़ना। किस किस इनकम पे कितना कितना TDS काट के हमको गवर्नमेंट को देना है। सबसे पहले एक्ट सेक्शन 192 से इस चैप्टर में सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है सेक्शन इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है। 2 ही चैप्टर है जहाँ सेक्शन इम्पोर्टेंट है, एक तुम्हारा डिडक्शंस और एक तुम्हारा TDS ऑन सैलरी सेक्शन 192। हर एम्प्लॉयर को ये बोला गया है कि तुम्हारे एम्प्लॉय का अगर वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा टोटल इनकम क्रॉस हो रहा है, लिमिट माने कितना लिमिट? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितना, 2.5 लाख। हाँ वो तो है 2.5 लाख। लेकिन रिबेट लेके 5 लाख। हाँ रिबेट तो तुम मेनली समझ लो 5 लाख। रूल वाइज तुम बोलोगे 2.5 लाख। लेकिन TDS का भी रूल वही है, रेजिम ही है ना सर। हाँ, या 192 सेक्शन में जहाँ सैलरी पे TDS कटना है वहाँ रूल वही है। तो तुम्हारा मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट अगर क्रॉस कर रहा है तुम्हारे एम्प्लॉई का, तो उसको सैलरी पे करते हो तुम टैक्स काट के पे करो, और वो टैक्स एम्प्लॉयर ही जमा कर देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कर दे, मान लो तुम्हारा जितना टैक्स बनता है, बॉस बोला तुमको तुम्हारे सैलरी से हम काटेंगे नहीं, हम खुद जमा करेंगे, तो वो तुम्हारा एक तरीके से इनकम हो गया, तो वो तुम्हारा परक्यूजिट मान लिया जाए, मतलब उस पर भी टैक्स बन जाए। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, द एम्प्लॉयर शैल फर्निश स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय जिसका सैलरी 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, या 1.5 लाख की लिखा है, 1.5 लाख और परक्यूजिट द एम्प्लॉयर फर्निश स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी एक्सीड 1.5 लाख, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा है परक्यूजिट के अलावा, तो उसको परक्यूजिट वाला डिटेल भी देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड सैलरी एम्प्लॉय एक्सीड 2 लाख, परक्यूजिट लेके अगर 2 लाख पार कर तो तुमको तुम्हारा डिटेल जमा करना पड़ेगा। तुमको अगर एक से ज्यादा जगह से कमाई हो रहा है तब क्या करें हम? तुम एक से जगह ज्यादा जगह नौकरी करता है, एक जगह मेरे यहाँ फुल टाइम जॉब करता है और एक जगह पार्ट टाइम जॉब भी करता है, तो मे फर्निश टू एनीवन, तुम अपना डिटेल कोई एक एम्प्लॉयर को दे दो, वही एम्प्लॉयर पूरा काट कूट के जमा कर ले। मतलब मान लो तुम मेरे यहाँ भी जॉब कर रहे हो, मेरे यहाँ से तुम 5 लाख रुपया कमा रहे हो,
और एक जगह पार्ट टाइम में नौकरी करते हो तो तुमको साल का 2.5 लाख देते हैं। तुम टोटल 7.5 लाख कमा रहे हो। हाँ सर। अब तुम चाहो तो कोई भी एक एम्प्लॉयर को पूरा डिटेल सबमिट कर दो, वही एम्प्लॉयर तुम्हारा TDS काट के जमा कर दो। ट्रीटमेंट ऑफ अदर इनकम, सर ये तो सैलरी इनकम हो गया, बट एक जो बंदा जॉब करता है उसी सैलरी इनकम नहीं कमाता, वो तो अदर इनकम भी कमाते हैं। मान लो उसका कोई घर है जिससे भाड़ा कमा रहा है, कोई कैपिटल गेन कमाया है, या कोई इंटरेस्ट कमाया, अदर सोर्स इनकम कमाया है ना, तो बहुत जगह से कमा सकता है। तो वो सब डिटेल तुम चाहो तो बॉस को दो, चाहो तो मत दो। तुम प्लेन पेपर लिख के बॉस को दे दो तो बॉस तुम्हारा वो भी जोड़ के कर लेगा। तुम चाहो तो मत दो। तुम्हारा बॉस सैलरी में TDS काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया, अब तुम जब अपना रिटर्न सबमिट करोगे तो बाकी इनकम दिखा देना, और तुम्हारा जितना सैलरी जोड़ के और बाकी इनकम जोड़ के जो टैक्स बनता है उसका जितना रुपया बॉस TDS काट लिया, बैलेंस जितना टैक्स बनेगा तुम जमा कर देना। मान लो मेरा जॉब करके हम 6 लाख रुपया सैलरी कमा रहे हैं, और मान लो मेरा एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है 2 लाख। अब ये तो 8 लाख इनकम हो रहा है मेरा, बट बॉस को हम नहीं बताया। बॉस मेरा 6 लाख पे टैक्स काट लिया, 32,500, और 2 लाख पे मेरा और जो बॉस तो कुछ नहीं काटा। अब हम क्या करेंगे, जब इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे हम पूरा 8 लाख इनकम दिखाएंगे वहाँ पे, तो हम 8 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख का 20% हुआ 60,000, 7 और 12 72,500। तो 8 लाख का जो, हाँ बोलो सर 8 लाख पे जो टोटल रिटर्न फाइल में जो टैक्स दे रहा है 72,500, वो तो 6 लाख में से कट के मिलेगा। हाँ ठीक है, तो वही तो कर रहे हैं। 72,500 हम डिटेल सबमिट किया, अब बोलेगा मेरा TDS कटा हुआ है 32,500, तो वो माइनस करके बाकी 40,000 का हम टैक्स देते हैं। ठीक है, तो नियम यही बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ काम का बात है। हाँ एक बात और बोला, TDS ऑन ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तुमको कंपनी की तरफ से फ्री में शेयर मिल रहे हैं या कम दाम में शेयर मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ESOP का क्या होगा? ESOP भी तो एक परक्विजिट है, बट ESOP तो तुम अभी बेच नहीं रहे, तुमको शेयर मिल गया, तुम्हारा इनकम हो गया, लेकिन तुम बेच के तो कुछ कमाया नहीं। तो यहाँ बोला कि इसमें 2 पॉइंट पे स्प्लिट होगा। टैक्स ऑन परक्विजिट एज इनकम फ्रॉम सैलरी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज एंड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ सेल। डबल टैक्स लग जाने का बात आ रहा है। जब तुमको ESOP मिला तो मान लो 100 रुपया का शेयर तुमको बॉस 80 रुपये में दिया, तो ये 20 रुपया तुम्हारा फायदा हो गया। इस 20 रुपया को तुम्हारा इनकम मान के सैलरी में इंक्लूड कर लेंगे, और जब तुम इसको बेचोगे, अभी 80 का शेयर तुम आगे जाके मान लो 140 में बेच दिया 2 साल के बाद, तो यहाँ पे फिर 60 रुपया कमाई हुआ, तो वो 60 रुपया, सॉरी 100 का शेयर, क्योंकि 20 पे टैक्स दे चुके हो, तो 100 का शेयर 140 में बेचे, तो 40 रुपया जब वहाँ पे तुम कमाओगे वहाँ भी टैक्स दोगे कैपिटल गेन के रूप में। तो 2 बार टैक्स चले गया ना? 2 बार नहीं क्या बेटा, 80 और 100 के बीच में 20 रुपये में एक बार लगा, और अब 100 का माल 140 में बिका, तो वहाँ 40 रुपया का और टैक्स 40 पे लगा ना। टोटल देखा जाए तो, टोटल देखा जाए तो 80 का चीज का 140 कमाया, तुम 60 रुपया कमाया, तो हिसाब से तुम 60 रुपये में तो टैक्स दे रहे, बट 20 रुपया पे सैलरी 40 पे दे रहा है, 60 पे। हाँ 20 रुपया पे तुम दिया सैलरी के रूप में टैक्स, और बाकी कैपिटल गेन के हिसाब से ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है टैक्स ऑन परक्विजिट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन व्हिच मे बी लीड टू कैश फ्लो। प्रॉब्लम ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ ESOP इज इन काइंड। इन ऑर्डर टू ईज द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स द एम्प्लॉय एलिजिबल स्टार्टअप TDS बाय द स्टार्टअप ऑफ एम्प्लॉयर। हमारा बॉस तुम्हारा TDS काट के 20 रुपये पे टैक्स जमा कर देगा, ठीक है ना? काम का नहीं, हाँ 40 डेज लिखा हुआ था कुछ, वो कुछ वो 14 दिन के अंदर काट के जमा करना पड़ता है, वो ठीक है।
उतना नियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन वाई लिमिटेड, वो डिटेल दिया कि उसका टैक्सेबल सैलरी है वहाँ पे 5 लाख रुपया, हाउस प्रॉपर्टी से उसको लॉस हुआ 5,000 रुपया का, बिजनेस से वो 10,000 रुपया कमाया, मतलब जॉब करते हुए साइड में तो बिजनेस भी कर रहा है, वहाँ भी लॉस खाया, और उसको कोई कोई इंटरेस्ट का कमाई हुआ है 60,000 रुपया, जिसपे 5,000 TDS कटा हुआ है, ग्रॉस अमाउंट है 60,000, मतलब बिना TDS कटा हुआ है, तो 60,000 पे 5,000 का TDS बनता है, और वो PPF से भी इन्वेस्टमेंट किया, PPF में 10,000 का। तो ये देखो क्या किया, उसका कैसे कैलकुलेशन किया। टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम, अगर अदर इनकम इंक्लूड करके टैक्स निकालते हैं पहले तो 5 लाख उसका इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इंटरेस्ट इनकम है 60,000, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 5,55,000। 80C में PPF में पैसा डाला है 10,000, तो उसका इनकम टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा, तो उसका आया 5,45,000। 5,45,000 पे टैक्स निकाले, 21,500 है स्लैब रेट के हिसाब से, 12,500 और 45,000 पे 20%, 9,000 और 12,500 और 9, 21,500। 21,500 रिबेट मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 लाख से बेसी इनकम हो रहा है, 5,55 इनकम है तो रिबेट नहीं मिलेगा, सॉरी 5,45 इनकम है तो रिबेट नहीं मिलेगा। टोटल इनकम को देखते हैं, अगर वो 5 लाख से कम होता तो रिबेट मिल जाता है, तो यहाँ रिबेट नहीं मिलेगा, तो इसका टैक्स आफ्टर रिबेट में वही रह गया। अब 4% सेस हुआ 860 रुपया, और टोटल सेस पेबल है 22,360। वो बता रहे हैं उसका 5,000 रुपया TDS कटेगा इंटरेस्ट इनकम पे, हाँ पहले बोल के रखना है, तो वो माइनस हो गया, तो 17,360 टैक्सेबल है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो बॉस उस पर TDS काट लेगा, अगर ये बॉस को डिटेल देता तो। अगर वो बॉस को डिटेल नहीं दिया होता तो फिर सैलरी से तो यहाँ पे 5 लाख उसका इनकम होता, हाउस प्रॉपर्टी का माइनस होता, 80C का इन्वेस्टमेंट वो बॉस को बता देता, अदर इनकम नहीं बताया होता, हाँ नहीं बता, तो उसका 11,750 इस पे बॉस टैक्स काट लेता, बाकी अमाउंट तुमको जमा करना पड़ता बाद में। एक सेकंड, ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट, TDS ऑन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सेक्शन 192 ए बोलता है, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारा जो प्रोविडेंट फंड जमा कर रहा है PF वहाँ पे क्या होगा, यहाँ बोला हु इज रिस्पॉन्सिबल, द ट्रस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम फ्रेम्ड अंडर 5 ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे पढ़ लेते हैं, ये काम का बात करें। मेक द पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू द, हाँ, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट TDS कटेगा। जब बॉस तुम्हारा PF अकाउंट में पैसा डालेगा तो वहां पे TDS काट के डालेगा, TDS कटेगा उसको इनकम मान के। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एम्प्लॉय पर्टिकुलर प्रोविडेंट फंड इंक्लूडिंग काम का बात नहीं है उतना। हाँ, TDS कटेगा कितना इसके ऊपर, ये मेन काम का बात। 10%। और अगर ये अमाउंट 50,000 से कम है साल का तो फिर TDS नहीं कटेगा। इस पूरा पार्ट में ना तुमको मेनली यही करना बेटा, रेट कब एप्लीकेबल है और कौन सा इनकम पे, ये 3 मेन बातें ध्यान रखना। तो रेट है 192A का 10%, अगर 50,000 से कम है तो फिर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ, और बॉस काटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हाँ। TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर तुम कोई सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट कमाते हो, सिक्योरिटी मतलब से कुछ शेयर वगैरह, शेयर डिबेंचर, मेनली डिबेंचर बोलो, डिबेंचर और बॉन्ड, तुम डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी ट्रेजरी बिल वगैरह बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट किया है, तो तुमको उस पर इंटरेस्ट का कमाई होगा, उस इंटरेस्ट पे TDS कट के मिलेगा। तो देखो लिखा है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे तुमको जो मिलेगा ना उस पर TDS नहीं कटता,
मतलब तुम गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड या डिवेंचर या कोई इस टाइप का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किए और वहां से ब्याज कमा रहे हैं, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा कोई भी आदमी, तुम कोई भी कंपनी का डिवेंचर या बॉन्ड लिया, नॉर्मल कंपनी, गवर्नमेंट नहीं, तो वहां पे कटेगा। हाँ कटेगा, वो टीडीएस काट के तुमको पैसा देगा इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे सर, यहाँ पे इसमें भी तो देखना होगा ना सर कि रेट तो 10% और 50 हजार से कम रहना चाहिए। देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा लिमिट है, हर जगह सेम लिमिट नहीं है भाई, तभी तो ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, हर जगह सेम लिमिट नहीं है। तो यहाँ बोला इंटरेस्ट पेएबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ ऑन डिबेंचर is not subject to TDS provided the following conditions are satisfied. डिवेंचर में भी टीडीएस कटने से बच सकता है। Such डिवेंचर आर issued by a company in which public are substantially interested. Such डिवेंचर listed या unlisted है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है। The interest is paid by the company on account paid check. अकाउंट पे चेक से मिला है और 5,000 से कम का इंटरेस्ट मिला। मतलब तुमको कोई डिवेंचर से ब्याज मिला है अकाउंट पे चेक से, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, कैश में नहीं मिला है और अमाउंट 5,000 से कम है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे ऊपर पड़ा इट इज द फॉलोइंग के टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो अमाउंट वाला ही मेन बात है, 5,000 से कम का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिला है तो नहीं कटेगा। अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तुम पैसा लगाए वहां नहीं मिलेगा। अगर अमाउंट 10,000 से कम है तो, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिलता है, अगर अमाउंट 10,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। नॉर्मल सिक्योरिटी से तो 5,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन सिक्योरिटी इश्यूड बाय ए कंपनी व्हेन सिक्योरिटी डीमेटलाइज्ड फॉर्म एंड लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है कोई सिक्योरिटी और वहां तेरे को ब्याज मिल रहा है, वहां भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो कहाँ नहीं कटेगा वो मेन बात है। 3 पढ़े अब तक। सर कोई कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है और 5,000 से कम का ब्याज मिले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या 10,000 से कम का ब्याज मिले, 10,000 से कम मिले, या फिर कोई अगर ऐसा कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसका वो डिवेंचर लिस्टेड है सिक्योरिटी मार्केट में और वहां से हमको ब्याज मिले, या फिर एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन सिक्योरिटी बेनिफिशियली हेल्ड बाय एलआईसी। एलआईसी का कोई सिक्योरिटीज है, वहां पर भी अगर इंटरेस्ट कटे तो नहीं कटेगा टीडीएस। इतना ही काम का बात है और ज़्यादा काम का बात नहीं है यहाँ पे। सर बाकी जगह कटेगा, हाँ कटेगा। कितना कटेगा? 10%। और यहाँ पे सरचार्ज या हेल्थ एजुकेशन से नहीं कटेगा, सिर्फ 10% ही कटेगा। बस इतना ही काम का बात है। नेक्स्ट आ जाओ टीडीएस ऑन डिविडेंड, सेक्शन 194। When प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी पेइंग डिविडेंड, डोमेस्टिक का कंपनी है, इंडिया का कंपनी है, और अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को, इंडिया के शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा है, तो टीडीएस कटना चाहिए। इन द फॉलोइंग केस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। कब तक नहीं कटेगा? अगर वो डिविडेंड पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब तुम एलआईसी का शेयर ले रखा है और अब एलआईसी डिविडेंड बांट रहे हैं, तो उस पर बिना टीडीएस कटे पैसा मिलेगा तेरे को। कोई डिविडेंड पेड बाय या बिजनेस ट्रस्ट, ये स्पेशल पर्पस बिजनेस है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल पर्पस बिजनेस है, वो भी अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो टैक्स नहीं कटेगा। या फिर डिविडेंड पेड टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर, जहाँ पे डिविडेंड कैश में नहीं मिला और 5,000 से कम मिला, मतलब डिविडेंड में अमाउंट का लिमिट कितना है? 5,000। 2 ही लिमिट है, एक तरीके से याद करने का 2 ही लिमिट है। इंश्योरेंस कंपनी, कोई बिजनेस ट्रस्ट जो स्पेशल पर्पज से बना है, या फिर अगर डिविडेंड अमाउंट 5,000 से कम। रेट यहाँ भी 10% है, यानी अब तक जहाँ जहाँ पड़े हैं 10% पड़े हैं, अब 10%। कहीं कहीं आएगा 1%, 2% भी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 194 है, जो बोलता है इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, शेयर मार्केट सिक्योरिटीज वाला, डिबेंचर बॉन्ड वाला इंटरेस्ट नहीं, कोई और इंटरेस्ट। अरे बैंक में पैसा जो रहता है, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, ये उनके इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं। तो ऊपर इंटरेस्ट था डिबेंचर बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, यहाँ पर आ गया अदर देन सिक्योरिटीज। मतलब सीधा बात बोलिए ना सर, कोई एफडी की है, कोई रिकरिंग डिपॉजिट की है, कोई सेविंग अकाउंट खोले हैं, तो वहाँ भी तो ब्याज का कमाई होता है, तो वो भी तुम्हारा ब्याज काटेगा। कितना ब्याज काटेगा? देखो यहाँ पे बोला फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस। कौन कौन काटेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ किसी को ब्याज दे रहे हैं ना, वो टीडीएस नहीं काटेगा। ऐसा क्यों सर? अब तुमको हम ब्याज दे रहे हैं, हम टैक्स काट के जमा कैसे करेंगे सरकार? तेरे से हम 2 लाख रुपया लोन लिया, तेरे को हम ब्याज दे रहे हैं, तेरे को ब्याज अगर हम टीडीएस काट के दे, हम तो कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है, हम तो टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेने नहीं जाएगा, तब तो नहीं दे सकते। तब हम तेरे से टीडीएस कैसे काट? और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो काट के जमा कैसे करेंगे? तो बोला कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस काटने की दरकार नहीं है, या फिर इंडिविजुअल जो टोटल सेल, ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर, अगर हम प्रोफेशन या बिजनेस कर रहे हैं, देखो हम नॉर्मल इंडिविजुअल या एचयूएफ है, कोई बिजनेसमैन नहीं, तो टीडीएस काटेंगे ही नहीं, ठीक है? या फिर हम इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका बिजनेस या प्रोफेशन है, लेकिन मेरा टोटल सेल या ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहे इन केस ऑफ बिजनेस, या 50 लाख एक्सीड नहीं करते इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो मेरे को भी टीडीएस नहीं काट। नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ है, नॉर्मल एक सैलरीड एम्प्लॉई है नीरज, ठीक है ना? नीरज कोई बिजनेसमैन नहीं है मान लो, या कोई सीए, लॉयर, प्रोफेशनल नहीं है। अब वो मजकूर से लोन लिया, मजकूर को ब्याज दे रहा है, उस पर टीडीएस नहीं काटेगा नीरज। लेकिन समझिए जैसा नीरज तो चार्टेड है, चार्टेड फर्म खोल के बैठे हैं, तो प्रोफेशनल है। नीरज का कोई फैक्ट्री या ट्रेडिंग बिजनेस है, तो वो बिजनेसमैन है। वहाँ क्या होगा सर? सर जी वहाँ अगर हम बिजनेसमैन है तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या हम प्रोफेशनल है तो टर्नओवर अगर 50 लाख से कम है, तो भी हमको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं, ठीक है? सो इसके अलावा अगर मान लीजिए आप ये लिमिट पार कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तब, तो अगर 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट हो रहा है तो टीडीएस काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है? और बैंक वगैरह के केस में, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस के केस में ये अमाउंट हो गया 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन ये अमाउंट हो जाएगा 50,000। मतलब मेरा बैंक में एक खाता है, अब बैंक से मेरे को ब्याज मिला मान लो 38,000, 38,000, हम सीनियर सिटीजन नहीं है सर, अभी आपका बर्थडे गया, 39 कंप्लीट हुआ, 40 लगा आपको, ठीक? तो सर जी आपका 40,000 से कम है ब्याज साल का, तो आपका टीडीएस बिना काटे आपको बैंक पैसा दे। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन होते तो 50,000 तक आपका टीडीएस नहीं काटता, मतलब बैंक अगर 50,000 तक ब्याज दे रहा हो तो टीडीएस नहीं काटता। तो नॉर्मल कोई आदमी है तो 5,000 का लिमिट, और बैंक वगैरह, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस वगैरह, तो वहाँ 40,000 और 50,000 का लिमिट। 40 और 50 सर काटेगा तो कितना काटेगा? 10% यहाँ में, 10%, ठीक है ना? ठीक है। ये इतना कुछ और करने का दरकार नहीं है, मेन बात याद रखो, बहुत है। अब आ गया सर, आप कहीं से लॉटरी जीते, क्रॉसवर्ड पजल, केबीसी, ये सब जगह से जीते सर। सेक्शन 194 बी लगता है, बी माने बेटिंग, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना? तो अगर सर आप गैम्बलिंग बेटिंग कह दे, ऊपर ऊपर का सेक्शन क्या था? ए को याद रखने का तरीका है, लेकिन रुक जाओ, कुछ था इसका एक, याद नहीं आ रहा, बता देगा।
तो सर अगर आप गैम्बलिंग बेटिंग में जीतते हो, कितना टैक्स काट के पैसा देगा लोग आपको? सर सीधा सीधी 30%। 30% तो है ही है। और 30% ये नहीं काटेगा खाली, देखो बाकी सब में एक चीज गौर कर रहे थे मजकूर, जहाँ जहाँ परसेंटेज लिखा था ब्रैकेट में लिख दिया नो सरचार्ज हेल्थ और एजुकेशन से, लेकिन सैलरी वाला में नहीं लिखा था ये बात। मतलब सैलरी में जब काटेगा तो सेल्स और एजुकेशन सेल्स भी काटे, एजुकेशन सेल्स सरचार्ज सब काटेगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर भी वही बोले यहाँ, लेकिन देखो सेल्स और एजुकेशन सेल्स सब काटेगा। अगर आप रेसिडेंट पर्सन इंडिया के रेसिडेंट हो तो बिना सेल्स सरचार्ज की सिर्फ 30% काटेगा वो लोग। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और ये लॉटरी क्रॉसओवर पजल से जीतते हो तो आपका 30% टैक्स तो काटेगा ही वो लोग, प्लस सरचार्ज और हेल्थ सेल्स भी काटेगा अगर आप एप्लीकेबल है तो। सर हेल्थ सेल्स तो सब पे एप्लीकेबल है 4%, सरचार्ज का 50 लाख का लिमिट है। सर कितना का लॉटरी कमाए कि बिना TDS काटे पैसा मिल जाए 10,000 रुपये तक? तुम्हारा अगर ये गैम्बलिंग, कार्ड गेम, अदर कोई गेम, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी 10,000 से कम का तुम जीते हो तो बिना TDS कटे पूरा पैसा मिल जाएगा। 10,000 से ऊपर जीते हो तो तुम अगर नॉर्मल रेसिडेंट पर्सन हो इंडिया के, और अगर नॉन रेसिडेंट हो तो सरचार्ज सब जोड़ के 30%, ठीक है? सरचार्ज का सर परसेंटेज कितना था? वो 50 लाख तो है ही है। 50 लाख के ऊपर 10% है। हम लिस्ट भेज देगा, फिर भूल गया था, मैं भी भेज देगा। ठीक है। If prize is given partly in cash और partly in kind, तब क्या होगा? सर आप काइंड में जो मिला है ना उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए मनी के टर्म्स में, और फिर आपका टैक्स कट के पैसा मिलेगा, आपसे TDS लिया जाएगा वहाँ पे। देखो सर मान लीजिए, हाँ सर यहाँ पे काइंड और कैश दोनों मिला। मान लो मैं क्विज कंपटीशन में गया था, वहाँ मेरे को ना एक लाख रुपए वाला लैपटॉप जीता और वो लोग हमको 2 लाख का कैश प्राइज भी दिया। तो सर जी बोलो 2 लाख में से वो 2 लाख का खाली टैक्स नहीं काटेगा, वो 1 लाख का लैपटॉप वैल्यू है उसका भी पैसा काट ले। उसका प्राइस के हिसाब से काटेगा ना? हाँ उसका प्राइस का 30%। हम 2 लाख रुपए कैश इनाम जीता, 1 लाख का हम लैपटॉप जीता वहाँ पे, टोटल वैल्यू तो 3 लाख हो गया ना। तो लोग 3 लाख का 30% यानी 90,000 काट के हमको, यानी यहाँ पे 2 लाख नहीं देगा सर आपको, लोग 90,000 काट के 1,10 देगा और 1 लाख का लैपटॉप दे देगा। लेकिन सर पूरा का पूरा इनाम ही काइंड में जीते तो, या सर कैश हम जीते ही थे मान लीजिए 20,000 रुपया और 1 लाख का लैपटॉप जीते थे। अब एक 20 का 30% कितना होता है? 36 है। हाँ सर 36,000 कहाँ से काट ले, आपको तो कैश दिया है 20,000 तो आपको बोला जाएगा बैलेंस अमाउंट आप जमा कीजिए। बैलेंस अमाउंट बोले तो और लगा के जमा देना होगा। 20 तो मेरा इनाम जीता, हाँ 36 का टैक्स बनता है, हाँ मेरे को 16,000 TDS का जमा करना पड़ेगा तब हमको 1 लाख का लैपटॉप मिलेगा। लेकिन तुमको भी ये लगेगा ना भाई 1 लाख का लैपटॉप 16,000 में आ रहे हैं, ले लो। सर पूरा खाली लैपटॉप जीते होते, कैश जीते ही नहीं होते, तो 1 लाख का 30% 30,000 का टैक्स दे के फिर लैपटॉप देने मिलता। मतलब सर जहाँ पैसा मिले वहाँ पैसा से काट लेंगे, जहाँ पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है या सिर्फ काइंड में मिला है तो आपको वो अमाउंट जमा करना पड़ेगा तब आपको वो सामान मिलेगा। ये मेन काम का बात है, ठीक है? ये लॉटरी वाला में कुछ ज़्यादा बड़ा परसेंटेज है, 30% एकदम सीधा खा रहा है। अगर तुमको जो लॉटरी तुम जीता है उसका पैसा तुमको गवर्नमेंट में दान पुण्य कर देता है हाँ तो फिर TDS नहीं कटेगा। 30% का अमाउंट से अगर जमा कर दे तो उतना पोर्शन वही तुम्हारा अमाउंट, मान लिया हमको 4 लाख का इनाम लगा हाँ और हम बोले थे हम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट नहीं 1 लाख रुपए डोनेशन कर रहे हैं, हाँ तो 3 लाख मेरे घर पे पड़ेगा ना, तो 3 लाख पे TDS कटेगा। कटेगा जरूर। अरे ऑब्वियस। अगला आ जाओ, अगर सर
ऊपर तो बोला नॉर्मल गैम्बलिंग बेटिंग, हाँ, अब घोड़ा का दौड़ में सर बहुत पैसा लगता है, तो उसका अलग सोर्स कर दिया, बीबी 94 बीबी, ठीक है। भागम भाग 20 से घोड़ा भागता है ना, हाँ, भागम भाग याद करो सर। वहां कितना काटेगा, सब कुछ सेम है, वहां 10,000 का सेम लिमिट भी वही है। मतलब सर दोनों जगह जीते तो दोनों जगह पहले, अगर दोनों जगह 8,000 रुपये जीते तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, नहीं कटेगा डीडीएस। दोनों को मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग है भाई। ऊपर बोला गैम्बलिंग बेटिंग, लेकिन घोड़ा का दौड़ को छोड़ के, क्योंकि घोड़ा का दौड़ का अलग सेक्शन बना दिया। तो जब तुम भागा भागी कर रहे हो, भागम भाग, तब फिर तुम्हारा अलग रूल चलेगा सर। बाकी नियम तो सारा सेम, हाँ सब नियम सेम, वही 30% रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट में 30 प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ सेस, सब नियम वही, सब नियम वही, ठीक है। देखो रेट वेट सब वही लिख दिया, उसके बोला 194 भी कोई देख लो। कब कटेगा सर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट सर, ये तो कॉमन नियम, पेमेंट करना। हाँ। हाँ यहाँ पे एक बात है सर, रेट इनकम अदर, हाँ कैमल रेस इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे सर। राजस्थान में बहुत ऊंट ऊंट का रेस होता है, बाकी जगह घोड़ा दौड़ाते हैं, हम लोग वहाँ ऊंट दौड़ाते हैं, वहाँ ऊंट जाता है। हाँ, तो सर वहाँ क्या होगा, अरे बेटा जी यहाँ इंक्लूड ही नहीं किया उसको, तो सर उस पर क्या होगा, टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं कटता होगा, क्योंकि कैमल रेस को इंक्लूड ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया मेरे बात तो समझ में नहीं है, लेकिन जीत तो वही रहा है ना सर। वही तो बात हो गया, पॉइंट तो वही है ना। घोड़ा का दौड़ में पैसा लगा या ऊँट के दौड़ में, दौड़ तो दौड़ी है, और तो दौड़ी है। हम एक टाइप के तो गैम्बलिंग ही खेल रहे हैं, बेटिंग लगा रहे हैं, बेटिंग। फिर अलग अलग क्यों क्या पता नहीं, ठीक है चलो। ये थोड़ा कम रेस से दौड़ता है ना, इसलिए छोड़ दे दिया। अगला वाला वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है। 194 सीसी माने कॉन्ट्रैक्टर, तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो किसी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना वैल्यू बनता है उस पर टीडीएस कटे। मान लो तुम मेरे को अपना ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट दिए, सर आइए मेरा ऑडिट कर दीजिए, हम बोला कर देंगे, पूरा ऑडिट का 2 लाख फीस लगेगी। तुम बोला ठीक है, ठीक, तो तुमको 2 लाख रुपए देगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तेरा मेरा, एक ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया जी तुम हमको जो 2 लाख दोगे, पूरा 2 लाख मत देना, तो उस पे टीडीएस काट के दे, ठीक है। 10%। फिर वही इस पे परसेंटेज 1% वाला जो लाएगा। हाँ, अब तक सब जगह 10 था सर, हाँ 10। खाली सैलरी को छोड़ के, अब नहीं होगा 10। हाँ सर सैलरी और वो रेसेस को छोड़ के, सैलरी में कोई रेट ही नहीं था, हाँ, और रेसेस वगैरह में 30% था। हाँ, अब यहाँ पर रेट बदलेगा। हाँ तो देखो हमें क्या बोला, एनी स्पेसिफाइड पर्सन responsible for paying any sum on any residential contractor for carrying out any work, जैसे लेबर सप्लाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिए किसी को, सर एनी वर्क बोला है, मतलब कोई भी टाइप का वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट दे हमको, तेरे को हम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम हर साल हमको 2 लाख टन ऑयल सप्लाई करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तो एक टाइप का है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कटेगा। यहाँ मतलब कौन काटेगा, एनी स्पेसिफाइड पर्सन। सर वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी कंपनी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिविजुअल को छोड़ के, इंडिविजुअल को छोड़ के सब आ गया इसके अंदर। देखो एनी ट्रस्ट, एनी फर्म, एनी यूनिवर्सिटी, एनी गवर्नमेंट, फॉरेन स्टेट, सब आ गया इसके अंदर, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए क्या बोला सर, इंडिविजुअल एचयूएफ एन एसोसिएट पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट कवर्ड अफोरसेड केस, अगर उसका टोटल सेल वही 1 करोड़ या
अगर वो बिजनेसमैन है तो 1 करोड़, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख। क्रॉस नहीं करे तो ये इंडिविजुअल है, एचओए पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सर यार व्हेन टैक्स कैन नॉट बी डिडक्टेड, इस चैप्टर में सर आप मेनली ये नहीं पढ़ा रहे कब टैक्स काटना है, इस चैप्टर में आप पढ़ा रहे कब टैक्स नहीं काटना। क्योंकि देखो काटना तो सब जगह ही है, कब नहीं कटेगा भाई बस एक लिमिट जानने का दरकार है। तो देखो बड़ा गजब का लिमिट है, यहाँ पे 2 केस बोला। When the following conditions are satisfied, then tax cannot be deducted. Any sum credited or paid in pursuance of any contract, the consideration for which does not exceed 30,000, and when the aggregate of the amount sum credited likely to be paid during the financial year does not exceed 1 लाख। अगर सिंगल बिल बन रहा है 30,000 से कम का तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट हो तो 30,000 के नीचे का अगर तो टीडीएस मत काटो। साल का सारा कॉन्ट्रैक्ट मिला के अगर 1 लाख से कम है तो टीडीएस मत काटो। मान लो हम तुम्हारा ऑडिट किया, 20,000 का बिल बना मान लो, तो फिर टीडीएस मत काटो क्योंकि सिंगल बिल 30,000 से कम है। अब तेरा अलग अलग वेराइटी ऑफ काम करता है, कभी बिल 20,000 का, कभी बिल 28,000 का, कभी बिल 15,000 का, कभी बिल 17,000 का, ऐसे करते करते 1 लाख का बिल बन गया साल का, तब टीडीएस कटेगा। सर ये स्टार्टिंग में कैसे पता होगा? हर बार पेमेंट करते वक्त मत काटो ना। स्टार्टिंग में पहला बिल बना 20,000 मत काटो, फिर एक और बिल बना 18,000 मत काटो, फिर एक और बिल बना 28,000 मत काटो। जिस बिल में 1 लाख का वैल्यू बन गया, मान लो 20-20 का 5 बिल, तो 20-20 का 5 बिल तक तो 1 ही लाख हुआ, लेकिन छठा बिल होती है 1 लाख क्रॉस कर गया, तब फिर टीडीएस काट लो। लास्ट वाला छठा बिल का जब पेमेंट करते हो तो सर ऐसे नहीं कर सकते, जैसे 5 है उसमें कम बेसी भी अमाउंट होगा तो उसको अलग अलग देख करके। अरे तो स्टार्टिंग में तुम श्योर कैसे होगे? मान लो तुम्हारा मेरा काम चालू है इस साल, अब पहला एक बिल बना 1 मई को 20,000 का, तेरे को कैसे पता है कि ये 1 लाख क्रॉस करेगा पूरा साल में? वो तो नहीं पता। हाँ, अगर तेरे को लगता है कि इसके साथ तो मेरा लंबा काम होगा, 1 लाख क्या बहुत अमाउंट क्रॉस करेगा, ठीक है तुम बिगिनिंग से काटो। कोई गवर्नमेंट मना कर रहा है, गवर्नमेंट को तो क्या दिक्कत है, तुम टीडीएस काटो, गवर्नमेंट का कमाई है, गवर्नमेंट का तो टैक्स कलेक्शन है, वहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। सॉरी वहाँ टीडीएस काट लो स्टार्टिंग में, भले 30,000 का बिल क्रॉस नहीं होगा। लेकिन सर 1 लाख साल का क्रॉस नहीं हो रहा, लेकिन एक ही बिल बीच में ऐसा आ गया जहाँ 30,000 है, वहाँ टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर सिंगल, हाँ बोलो, सिंगल वे में जो 30,000 क्रॉस कर रहा है उसको सिंगल वे में काट के दे देंगे। हाँ बिल्कुल। और जो 1 लाख के नीचे रहेगा उसको वैसे पेंडिंग छोड़ देंगे, वो तो है। नहीं, अगर एक बार भी एक बिल 30,000 क्रॉस कर गया, हाँ, तब फिर टीडीएस लागू हो जाएगा। अच्छा, तो बाद में देंगे फिर जब लागू होगा। हाँ वही करता ही है सब। एक और केस बोला, when the following conditions are satisfied, then tax also not deducted. Amount paid or payable to resident contractor during the course of flying, hiring or leasing of goods carriage. तुम ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर को पेमेंट कर रहे हैं और वो ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर पैन नंबर दे रहा है अपना, और उसके पास 10 से कम गाड़ी है और बिल भी 1 लाख से कम का बन गया। नहीं बिल का मतलब ही नहीं है, सॉरी बिल कितने का बन रहा है? बिल 1 लाख क्रॉस भी हो रहा है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब तुम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं जिसका 10 गाड़ी से कम गाड़ी है और वो अपना पैन नंबर दे दिए और वो तुमको ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, तो फिर अगर बिल अमाउंट टैक्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इवन इफ द अमाउंट पेमेंट एक्सीड 1 लाख। मतलब 2 कहानी बोला, सिंगल बिल 30,000 से कम, ओवरऑल बिलिंग 1 लाख से कम, टीडीएस मत काटो। या फिर कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है और वो अगर पैन नंबर दे रहा है उसका 10 से कम गाड़ी है तो टीडीएस मत, ठीक है। 10 से ज़्यादा गाड़ी रहेगा और यहाँ पे 1 लाख से नीचे रहेगा तो फिर क्या करेंगे? 10 से ज़्यादा गाड़ी है तब तो टीडीएस कटेगा ही। हाँ।
तो कैसे मतलब इस नहीं 10 से ज्यादा गाड़ी है, लेकिन ओवरऑल बिलिंग 1 लाख से कम हो रहा है, कोई भी बिल 30,000 क्रॉस नहीं कर रहा है, मत काटो टीडीएस। वो तो बेसिक रूल है, वो तो बेसिक रूल है। इसलिए कैसे तो समझ में नहीं आएगा, जब अमाउंट आएगा तभी आएगा। हाँ बिल्कुल। इंडिविजुअल और एचएफ में 1% टीडीएस कटेगा अगर तुम इंडिविजुअल एचएफ को ये पेमेंट कर रहे हो तो, और कोई अदर पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, मतलब कोई कंपनी वंपनी तो 2% टीडीएस कटेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे वर्किंग का मतलब होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट, हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कोई टीवी वगैरह में प्रोग्राम का ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल या रेलवे वगैरह अदर देन रेलवे, रेलवे टीडीएस नहीं काटता है तुम्हारा। ठीक है। कैटरिंग सर्विस पे, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर। तुम उसी कस्टमर से मटेरियल ले रहे हैं और उसको गुड्स बना के दे रहे हैं उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वहां भी टीडीएस काटो। But does not include manufacturing supplying of product according to the requirement of specification of customer by using material purchased from a person other than customer। हम कस्टमर से रॉ मटेरियल नहीं ले रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ बना के दे रहे हैं, वो जैसा चाहता है वैसा टाइप का, लेकिन रॉ मटेरियल हम कहीं और से लेके आ रहे हैं, तब नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो सर नॉर्मली आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर टीडीएस नहीं कटता। ठीक है। मतलब ये दुकान, अब मान लो तुम बहुत बड़ा अमूल कंपनी है, या तुम मान लो कोई ब्रिटानिया बिस्किट है, अब तुम तो यहाँ पे लोकल दुकानों में माल दे ही रहे, अब माल तो तुम भयानक वैल्यू का दे रहे, वहाँ 25-30 हज़ार रुपये का वैल्यू का क्या है साल भर में, 1 लाख का क्या है साल भर में। एक छोटा मोटा दुकानदार भी 1 लाख से ज़्यादा का परचेजिंग कर लेते साल भर में, क्योंकि ब्रिटानिया कंपनी वाली बिस्किट तो नहीं दे रहा, ब्रिटानिया बिस्किट है, एन तेन बहुत कुछ आइटम है, तो फिर तो 1 लाख के ऊपर का बिलिंग बन ही जाएगा। सर एक छोटा मोटा दुकानदार भी 5-10 लाख का तो बिजनेस करता ही होगा। टर्नओवर बोला है, टर्नओवर, इनकम नहीं बोला उससे, तो सर वहाँ तो फिर टीडीएस लागू हो जाएगा। बोला ना। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग में क्या बोला देखो गौर से, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट। तेरे से मटेरियल ले रहे, तेरे को बना के दे रहे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, तुम कैटरिंग बिजनेस करते हो, तुम कैटरिंग का सर्विस देगा तब तो टीडीएस काट के देगा, हम तेरे को पेमेंट जब करेगा टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। लेकिन तुम आया, तुम हलवाई है, हम तेरे को बोला हम ही तुमको बेसन चीनी बीनी सब दे रहे, बट मेरे को मेरे हिसाब से इस क्वालिटी का और इस साइज का लड्डू बना के दे दो, तो वहां पर ही अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल मेरा मिल रहा है तेरे को। हाँ। लेकिन अगर मटेरियल तुम कहीं और से ला रहे हो, केवल लड्डू का ऑर्डर दिए, तो फिर एप्लीकेबल नहीं है। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, तुम इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, ठीक है, तुम इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, तुम इंश्योरेंस कंपनी कमीशन दे रहे। अगर वो डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी है तो 10% टीडीएस, अदर पे ही है तो 5%। इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए 15,000। हाँ, यहाँ पे अमाउंट का लिमिट भाई हम ढूंढ रहे हैं 15,000। हाँ यही तो। अगला आया 194 डीए, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब तेरा एलआईसी पॉलिसी मेच्योर होगा तब तेरे को पैसा मिलेगा ना। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेसिडेंट एनी अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो किस अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड पेमेंट विद इन एग्जम्प्टेड, अगर कोई एग्जम्प्टेड लिमिट के अंदर है तो टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड, अगर वो 1 लाख से कम का वैल्यू है तो भी नहीं कटेगा। मतलब तेरा अगर पॉलिसी मैच्योर हो रहा है और तुमको 1 लाख से कम का प्रीमियम, 1 लाख से कम का मिल रहा है पेमेंट, तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज 5% टीडीएस कट के मिलेगा। 1 लाख से कम कहाँ किसी को मिलता है, सबको तो ज़्यादा ही कम। लेकिन यहाँ पे बात था नहीं, यहाँ पे बोला भाई वे ऑफ बोनस। एक प्रॉब्लम है ना बेटा, मेरा जमा किया, हम प्रीमियम भरा मान ले 10 साल तक,
हाँ, हम 10 साल तक प्रीमियम भरा, मान ले हर साल 5,500 हाँ, हम 50,000 प्रीमियम भर दिया। हाँ, अब मेरे को बाद में पॉलिसी का मिला 90,000, ठीक है। तो 90,000 में थोड़ी TDS कट जाएगा। आप तो नहीं तो ये वो 1 लाख का जो अमाउंट बोल रहा है ना, हाँ, TDS is not on any payment. नहीं, एग्रीगेट अमाउंट ही होगा, नॉट एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से कम। हाँ, ठीक है। हाँ, देख, अगर हमको एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से कम है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। लेकिन मान ले मेरा एग्रीगेट अमाउंट 1.5 लाख है, तो प्रीमियम भी मेरा भरा हुआ है 90,000, तो 90,000 पे 1.5 लाख पे TDS नहीं कटेगा। 90,000 तो एग्जम्प्टेड ही है सेक्शन 10(10) में। अरे हाँ। मेरा भरा हुआ पैसे पे मेरा ये जो 1.5 लाख है उसमें तो वो 90 भी है जो हम भरा है, हाँ, उस पे TDS नहीं कटेगा। बैलेंस 60,000 पे TDS कटेगा, अच्छा, ठीक है, हाँ, और 5% करके कटेगा। TDS है नॉन पेमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। IPL में बहुत सारे प्लेयर खेलने आते हैं, उनको IPL फ्रेंचाइज पेमेंट करता है। हाँ, फॉरेन का बहुत सारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया में खेलने आता है, उनको पेमेंट होता है। तो इंडिया में गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये गैम्बलिंग बेटिंग का बात नहीं हो रहा, नॉर्मल गेम का बात हो रहा, उनको एडवर्टीजमेंट का पेमेंट होता है, उनको प्राइज मनी का पेमेंट होता है। वो लोग आर्टिकल वगैरह लिखते हैं न्यूज़पेपर में। ब्रेटली आया इंडिया में, वो IPL का कोच बना किसी टीम का, है ना। ठीक है। तो ब्रेटली जब IPL की टीम का कोच बना तो बेटा जी उसको इंडिया में कोचिंग का पैसा भी मिला। वहाँ रहते रहते उसको कोई स्पोर्ट्स कोई भी कंपनी उसको अपने एडवर्टीजमेंट के लिए बुला लिया, वहाँ से भी कमाया। और न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह में आर्टिकल लिखते हैं ना ये लोग, तो वो भी उनका भी पैसा कमाया वो। तो सर उनको जो पेमेंट हो रहा है उस पर TDS काट के पेमेंट करो। कितना? 20% प्लस सरचार्ज प्लस एलसीएसबी। ठीक बात। पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। तुम NSS में पैसा जमा किया और उसको तुमको बाद में पेमेंट मिला। टैक्स करना भी एग्रीगेट अमाउंट अगर 2,500 से कम है तो नहीं कटेगा, उसके ऊपर है तो सर अगर इंडियन आदमी का पेमेंट हो रहा है, पे ही मतलब जिसको पैसा मिलता है, तो जिसको पैसा मिल रहा है अगर वो इंडियन है तो 10% से कम, नॉन रेसिडेंट है तो 10% प्लस सरचार्ज प्लस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, बहुत जगह तुमने एक चीज पढ़ेगा जब रिवाइज करेगा नोट्स को, तो बहुत जगह एक चीज देखेगा, बहुत जगह बोलता है फॉर्म भर दो कोई, जैसे फॉर्म 15G 15H। होता क्या है ना बेटा, मान लो मेरा हम सीनियर सिटीजन है, अब मेरे को बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है 90,000 रुपये, 50,000 से ज्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज में TDS कटेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का अमाउंट पे नहीं TDS कटेगा, बाकी अमाउंट पे तो कट सकता है। लेकिन मान लो मेरा वो 90,000 और उसके अलावा कहीं से 1 लाख का इनकम, उससे ज्यादा मेरा साल का कमाई नहीं है क्योंकि हम सीनियर सिटीजन है। अब फालतू मेरा बैंक TDS काटेगा, उसके बाद में हमको बैंक को मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फिर टैक्स का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। हम बैंक को एक फॉर्म भर दिया, वहाँ 15H होता है, अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म का नाम है। तो जहां तुम्हारा इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आ रहा है और तुमको वहां जहां भी पैसा कट रहा है तुम्हारा TDS का, तुम वहां कुछ सर्टेन फॉर्म से वो भर दो। सब जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह वो फॉर्म, वहां फॉर्म भर दो और उनको बोल दो भैया मेरा TDS मत काटो, क्योंकि मेरा तो वैसे भी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आता, तो वो लोग टैक्स नहीं काटेंगे। लेकिन अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो बैंक काट लेगा। और जो कटा हुआ होगा वो अमाउंट वो रिफंड ले लो। अगर कट गया तो 2 तरीका है, या तो फॉर्म भर दो और उनको बोल दो मेरा TDS मत काटो, तो लोग नहीं काटेगा। मान लो तुम फॉर्म नहीं भरा या वो लोग फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया,
अब काट लिया टीडीएस, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करो और वहाँ टीडीएस रिफंड क्लेम करो। तो सर मेरा पैसा वहाँ तो एक अमाउंट में तो वहाँ तो ब्लॉक है ना, तो उसके ऊपर कुछ मिलेगा ना इंटरेस्ट? नहीं, अगर वो टीडीएस का जो पैसा कटा है वो रिटर्न भरने के 3 महीने के अंदर अंदर आ गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, तुम्हारा ही पैसा तुमको मिलेगा खाली। लेकिन अगर 3 महीने से लेट हुआ तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको ब्याज देगा। कुछ परसेंटेज सर? ब्याज देगा, ब्याज। हाँ तो कितना कुछ तो देगा ना परसेंटेज? हाँ, वो जनरली 6%। अच्छा। तुम ना लॉटरी टिकट बेचने पे कमीशन कमाते, तुम लॉटरी में नहीं जीता पैसा, तुम लॉटरी टिकट बेचते। अच्छा, यहाँ पे किसी चीज का अपने रेट मिस की, अच्छा ये सेक्शन ही छूट गया। टीडीएस ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तुम यूटीआई का म्यूचुअल फंड खरीदे है ना, वो म्यूचुअल फंड जब बेचेगा तुमको कमाई होगा ना, ये म्यूचुअल फंड का मैच्योरिटी डेट आएगा, वहां कोई भी पैसा कमाएगा 20% टीडीएस कट के मिलेगा, कोई अमाउंट का छूट नहीं। तो म्यूचुअल फंड खरीदा, 10,000 का म्यूचुअल फंड खरीदा, बेचा 18,000 में, 8,000 रुपये कमाया प्रॉफिट, 8,000 में 20% टीडीएस कट के मिलेगा और कोई अमाउंट का छूट भी नहीं। ठीक है। 194G बोलता है कि तुम लॉटरी टिकट बेचता है और उस पर कमीशन कमाते हैं। अभी कलकत्ता में हम सब जगह देखते हैं डियर लॉटरी का वो आउटलेट बना हुआ है। हर कोई देख रहे हैं छोटा सा झापड़ी लेके बैठा है, डियर लॉटरी बेच रहे। तो वो लोग लॉटरी टिकट बेच रहे हैं, लॉटरी से पैसा जीत नहीं रहे, तो उनको तो कमीशन मिलेगा ना वहाँ बेचने का। वो स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड परचेजिंग एंड सेलिंग का काम कर रहा है, और बदले में क्या मिल रहा है उसको? कमीशन। तो सर अगर वो रेसिडेंट आदमी है तो 5%, नॉन रेसिडेंट है तो 5% प्लस सरचार्ज प्लस सेल्सियस। सर 15,000 तक रुपया कमाए कमीशन से तो नो टीडीएस। टीडीएस ऑन कमीशन एक्सेप्ट अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर लॉटरी टिकट कमीशन को छोड़ के तुम कोई भी और कमीशन कमाते हो, तुम घर का ब्रोकिंग का काम करते हो, लोगों का घर बिकवाते हो, घर खरीदवाते हो, बदले में कमीशन लेते हो। मतलब तुम लॉटरी टिकट वाला ऊपर कमीशन का बात नहीं हो रहा, और ना वो बात हो रहा है कि तुमको कोई इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिल रहा है, क्योंकि उसका बात भी ऊपर हो गया। तुमको उनके अलावा अगर कोई कमीशन मिल रहा है तो वही रूल। अगर तुम इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 50 लाख से या 1 करोड़ से कम हो रहा है तब तो बिना टीडीएस कटे पैसा मिल जाएगा, और तुम इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो टीडीएस कट के पैसा मिलेगा। ठीक है। तो लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल को अगर तुम कोई सर्विस दे रहे हो वहां से कमीशन कमा रहे, नो डिडक्शन में कमीशन ऑन प्रोजेक्ट पेएबल बाई, तो वो लोग तुम्हारा टीडीएस बिना काटे पे करेंगे। बाकी तुम कहीं से कमीशन कमा रहे हो और 15,000 से ज़्यादा का कमीशन कमा रहे हो तो 5% टीडीएस कट के पैसा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 194I, तुम रेंट कमा रहे हो कहीं से, रेंट, उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर तुम एनी पर्सन हो अदर देन इंडिविजुअली एचयूएफ तो टीडीएस काटोगे, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो जिसका 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर निकल रहा है, कोई बिजनेस या प्रोफेशन, तो तुमको कहीं से भी रेंटल इनकम तुम किसी को पे कर रहे हो, तुम किसी को रेंट पे कर रहे हो, रेंट, तो रेंट अमाउंट पे टीडीएस काट के पेमेंट करो। सर कितना रेंटल टीडीएस नहीं काटे, साल का 2,40,000 तक टीडीएस मत काटना। ठीक है। 2,40,000 के ऊपर कहीं पे रेंट कमाते हो, सर क्या क्या चीज से रेंट कमाने के लिए टीडीएस लग जाएगा? सब कुछ ये देखो, लैंड, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, फिटिंग्स, कोई लैंड के साथ जुड़ा हुआ, बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ लैंड, कोई इक्विपमेंट से कितना टीडीएस काटें? सर वही अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो 2%, प्लांट मशीनरी छोड़ के कुछ भी है तो 10%, तो 240 का कितना काटे, 240 के ऊपर तो काटे।
ठीक है। हाँ सर। जो जैसे बोला ना फॉर्म भर दो तो फॉर्म 13 भर दो। मान लो तुम्हारा वही दो, तुम 2.5 लाख रुपया रेंट कमाते हो, हाँ अब तुम्हारे को हम 2.5 लाख रुपया रेंट पे करेंगे, तुम्हारा प्रॉपर्टी हमारे भी लिए इसका 2.5 लाख साल का रेंट बनता है, 240 क्रॉस कर रहे हैं, हाँ हमको TDS काटना पड़ेगा तो 2.5 लाख पे पूरा। हाँ सर आप 2.5 लाख पे अगर मेरा मान लीजिए हम कौन है, हमें 10% TDS काटे, ठीक है। 2.5 लाख का 10% 25,000 तुम्हारे TDS काट लिए, हाँ तुमको लगा भाई मेरे तो इसके अलावा और कोई कमाई नहीं, हाँ तो मेरे पे तो टैक्स बनता ही नहीं, हाँ। ठीक है फॉर्म 13 फिलअप कर दो। सर ठीक है। 2,40,000 तक का अगर छूट है और 2.5 लाख रुपया अगर आपका इनकम हुआ है तो 10,000 पे TDS नहीं कटेगा। तो 10,000 तो छूट रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरा बात सुनो, हाँ अगर लिमिट ये जितने भी ऊपर से अभी तक पड़े हो, हाँ लिमिट क्रॉस होती है फुल वैल्यू पे TDS है। फुल वैल्यू पे ना। हाँ यहाँ पे वो स्लैब रेट नहीं है कि 2.5 लाख तक नहीं लगेगा उसके ऊपर लगेगा। अब हम कहते 3 लाख रेंट कमा रहे तो ऐसा थोड़ी ना कि 50,000 पे TDS काटेगा, 60,000 पे TDS काटेगा, ऐसा नहीं है, पूरा 3 लाख पे TDS काटेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ नहीं आप 2.5 लाख बोले ना तो हमको लगा यहाँ पे तो दोनों अमाउंट बच जा रहा है। चलो ठीक है, 240। मेरा 3 लाख है, हाँ लेकिन मेरा तो 5 लाख के हिसाब से भी तो हम रिबेट में निकल ही जाएगा, हम हाँ। टैक्सेबिलिटी में नहीं आ रहे हैं ना, हम फॉर्म फिलअप कर सकते। TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रो लैंड को छोड़ के कोई और लैंड हम किसी को ट्रांसफर किए तो सर आपको कैपिटल गेन होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो आपका 8% TDS कटेगा, 1% ऑन सच, जितना रुपया अगर हम बेच रहे हैं उतना रुपया, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से जितना वैल्यू विचेवर इज हायर, ठीक बात। ठीक लेकिन है। कब TDS नहीं कटेगा, अगर दोनों का डिफरेंस 50 लाख से कम का होगा, हम जितना में ट्रांसफर कर रहे हैं और जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से वैल्यू है, अगर वो गैपिंग 50 लाख से कम है और प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से कम है, सॉरी तो TDS मत काटो। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो 1% TDS काटो, और किस वैल्यू का काटो, जितना तुम ले रहे हो या स्टैम्प ड्यूटी में जितना वैल्यू विचेबल है। TDS ऑन रेंट दोबारा पढ़ने का दरकार नहीं है, बस पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इसमें कुछ और बोला है, अमेंडमेंट है सर। अमेंडेड सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल OHF, कुछ सर्टेन इंडिविजुअल OHF के बारे में नया रूल लेकर आए लोग। क्या बोला देखते हैं, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल फैमिली अदर देन सेक्शन 194I, अच्छा 194I तो TDS का है रेंट का। इसके अलावा कोई अगर रेसिडेंट ऑफ एनी रेंट, अच्छा रेसिडेंट है ये रेंट का बात होगा, टेनेंसी वाला, तो वहाँ पे 5% TDS है अगर अमाउंट रेंट का 50,000 से कम है। ऊपर कमर्शियल था बेटा, ये हो गया रेसिडेंशियल, ये छोड़ दो 194 जे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सेक्शन अब तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए, 194I, 194C, 194J। 194J बोलता है तुम कोई प्रोफेशनल को या कोई टेक्निकल सर्विस दे, टेक्निकल सर्विस के बदले में कोई प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस के बदले में फीस दे रहे, ठीक है। और वही बात बोला, अगर तुम किसी एनी पर्सन को दे रहे हो आता देन इंडिविजुअल HF तो कटेगा TDS, लेकिन अगर इंडिविजुअल HF को दे रहे हो तो वही 1 करोड़ और 50 लाख वाला लिमिट। सर कितना TDS काटे, टैक्स कैन नॉट बी डिडक्टेड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फीस ऑफ क्रेडिटेड पेड, जितना फीस हम दे रहे हैं वो अगर एक्सीड नहीं करेगा, प्रोफेशनल फीस है तो 30,000, टेक्निकल फीस भी 30,000, रॉयल्टी के केस में भी 30,000, या फिर एनी सम इसी कैटेगरी का तो भी 30,000। लेकिन डायरेक्टर फीस में बोला नहीं, मतलब कोई लिमिट, डायरेक्टर को अगर हम फीस दे रहे हैं तो फिर उसको हमको पूरा TDS काट के देना पड़ेगा, बाकी में 30,000 का लिमिट है, ठीक है। तो कितना TDS काटना है ये रहा। अगर हम जिसको दे रहे हैं पे इज एंगेज ओनली इन बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ कॉल सेंटर, या फिर फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस है खाली तो फिर 2%, और अगर कोई अदर है तो 10%। या प्रोफेशनल और सब मतलब बताया वो ठीक, उतना कुछ काम का नहीं है।
TDS ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, देखो ऊपर था, अगर वहां से हमको कोई इंटरेस्ट मिला, अगर म्यूचुअल फंड वगैरह हम बेच रहे हैं, बेच के जितना कमा रहे 10% TDS है, अगर अमाउंट 5,000 से कम कर दे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आजकल डेट में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा लैंड एक्वायर कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर लैंड एक्विजिशन कर रहा है किसी का और उसके बदले में कंपनसेशन दे रहे हैं, तो उसका आज मान लो मेरा 50 लाख का जमीन है, गवर्नमेंट बोला यहाँ पे मेट्रो बनेगा या डैम बनेगा या ब्रिज बनेगा, हमारा वो जमीन हम ले ले रहे, तुमको 60 लाख दे रहे, तो आपको देना पड़ेगा, कंपल्सरी एक्विजिशन। या अदर देन एग्रीकल्चर लैंड का बात होगा, तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई कंपल्सरी एक्वायर करता है और वो अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर गए तो 10% TDS काट के दो, ठीक है। गवर्नमेंट भी कमा रहा है, सब देख रहे हैं। 10 लाख रुपया आपको एक्सेस दिया है और 6 लाख रुपया ले लिया। 194M वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा पढ़ने नहीं बैठ सकते। हाँ, ये वाला बहुत काम है। पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश, अगर कोई बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, अगर ये लोग कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कैश इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, कैश के 1, हाँ, इनको ये लोगों को अलाउड होता है, तो वहाँ पे TDS कटेगा। अगर वो 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट और 1 करोड़ से कम तो 2% TDS, और एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड अगर 1 करोड़ है तो 5%, और अदर केस में भी 2%। खाली परसेंटेज याद रख लोगे बहुत। मतलब सबसे पहला मिला जो कैश में 2000 से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग वगैरह को तो कैश में अलाउड ही है। ये इम्पोर्टेंट है। 194P, TDS इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जब कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, द स्पेसिफाइड बैंक शेल आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउएबल इन चैप्टर 6 है। यहाँ पे एक बात बोला है, ये TDS नहीं काट रहा एक्चुअली में। बैंक अगर सीनियर सिटीजन को कोई पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो बैंक पहले क्या करेगा, चैप्टर 6 वगैरह को उससे पूछ लेगा कोई डिडक्शन है क्या आपके पास, रिबेट वगैरह क्या, माइनस करने के बाद स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स काटेगा, ठीक है। यहाँ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होता है सर, जिनका एज 75 ईयर्स और मोर है, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादा बड़ा कोई कमाई का जगह होता नहीं है, तो बैंक पहले उनसे पूछ ले, ठीक है। जिसका खाली पेंशन इनकम है, बिजनेस इनकम हो रहा है तब नहीं, ठीक है, बिजनेस इनकम के अलावा कोई अदर इनकम हो रहा है तो इसकी इंटरेस्ट इनकम भी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर बात कर लिया, तो बैंक पहले पूछ ले उनसे, सर आपका कमाई इतना ही है क्या कि आपका टैक्स नहीं कटना चाहिए, तो बैंक उनसे पूछ के TDS काटे। ये एक्चुअली में कोई टैक्स का रेट नहीं बताया, बस बोला कि इतने एज वाले से ऊपर का आदमी हो तो बैंक पहले उनसे बात करे। TDS in a certain sum for purchase of goods. Any person being a buyer who is responsible for paying any sum to resident seller for purchase of any goods. जहाँ 50 लाख से ऊपर का तुम कोई गुड्स खरीद रहे हो प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। और बायर कौन, जिस बायर का 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वाला बायर अगर 50 लाख तक का कोई गुड्स खरीद रहा है साल भर में, तो वहाँ पे वो TDS काट के पेमेंट करे। अगर कितना परसेंट काटेगा, 0.1% इफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख, और अगर पैन नंबर नहीं है तो फिर 5%। तो पैन नंबर के साथ में काफ़ी अच्छा है, इसमें उतना भी पढ़ने लायक नहीं, ये भी नहीं पढ़ना, ये न्यू सेक्शन है, उनको पढ़ लेते हैं। क्या बोला, TDS ऑन बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। 194R नया सेक्शन है, तो नया है तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई परक्यूजिट दे रहे हो तुमको, अपने एम्प्लॉय को तुम परक्यूजिट देते हो ना, तो अगर बोला है कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग एनी रेसिडेंट एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट, जो कि मनी में कन्वर्ट हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट परक्यूजिट दे रहे हो कोई बिजनेस या प्रोफेशन,
हाउएवर टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अगर वो इंडिविजुअली अचीव जिसका टर्नओवर 1 करोड़ और 50 लाख वाला लिमिट, तो तुम अगर कोई अपने एम्प्लॉय को परक्यूजिट दे रहे हो और परक्यूजिट का वैल्यू 20,000 से ज़्यादा गया तब फिर 10% TDS काट। और ये नया सेक्शन है TDS ऑन पेमेंट ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। आजकल ये क्रिप्टो वगैरह का कहानी बहुत हो रहा है। डिजिटल एसेट उसी को बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल, मतलब एक तरीके से तुम क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हो, ठीक है ना। इनमें भी पेमेंट बहुत हो रहा है। तो बोला है कि अगर ऐसा कोई क्रिप्टो वगैरह से तुम पेमेंट करते हो तो तुम्हारा 1% TDS का रेट है। अगर तुम स्पेसिफाइड पर्सन हो 50,000 से कम का है तब नहीं, अदर पर्सन के लिए 10,000। क्योंकि क्रिप्टो पे गवर्नमेंट नया रूल लेकर आया कि क्रिप्टो पे भी पेमेंट करते हो तो TDS कटेगा। मोटा मोटी सेक्शंस पढ़ना खत्म। अब कुछ छोटा छोटा काम का बात और है। एक दो काम का बात ये है कि मान लो अगर नो TDS ऑन सेल बी मेड एनी सम पेएबल फॉलोइंग पर्सन, अगर गवर्नमेंट या RBI कोई पेमेंट कर रहा है, कोई सेंट्रल एक्ट का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन लोगों को ये लोग अगर कोई पेमेंट करें इन पर TDS एप्लीकेबल नहीं हो। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये कहीं पे आएगा, भाई मुझे दिखा नहीं है बट बोल दे रहे थे, अगर सर पैन नंबर नहीं है किसी पार्टी का जिससे TDS काटना है तो फिर ये रेट सब भूल जाना, सीधा सीधी 20% टैक्स काट लो टोटल। हाँ, मतलब जिसका तुम TDS काट रहे हो, मान लो वहाँ रेट 1%, 2% या 10% या 5% जो भी है, लेकिन सर जिसका काट रहा है उसका पैन नंबर ही नहीं, तो 20% टैक्स काट के जमा दो। फिजिकली ऐसा रूल है ना। हाँ, ये सब कुछ नहीं करना। हाँ, अब आता है काम का बात। सर काट तो लिए, जमा कब करना है? कोई टाइम लिमिट है? बिल्कुल है। TDS इज डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तुम गवर्नमेंट के बिहाफ में अगर टैक्स काटे और बिना इनकम टैक्स चालान के तो हाथों हाथ सेम डे जमा कर दो। लेकिन अगर नॉर्मली टैक्स पेड है विद इनकम टैक्स चालान तो फिर 7 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मतलब हर महीना कर रहा हूँ, उसके आगे 7 दिन के अंदर जमा करो। नियमली यही याद रखने के लिए। तो यहाँ बोला अगर TDS मेरे 192 है, 194 है, 194D, 194H, तो विद इन 7 जुलाई। अगर क्वार्टरली हो रहा है तुम्हारे तो हाँ, से 2 चीज़ बोला, अगर मंथली है तो मंथली में अगले 7 दिन के अंदर, और तुम्हारे ऊपर अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली के तुमको परमिशन लेना पड़ता है असेसिंग ऑफिसर का, तो फिर जो क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके अगला तारीख के 7 तारीख। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर आखिरी क्वार्टर में क्या करेंगे? वहाँ पर तुमको 7 तारीख मिल गया, वहाँ पे 30 तारीख तक कटे। अप्रैल में जून क्वार्टर खत्म हुआ, जुलाई 7 को जमा कर दो। जुलाई अगर सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ तो अक्टूबर 7 को जमा कर दो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ तो जनवरी 7 को। हाँ, और अगर लेकिन अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ तो अप्रैल 30 तक। अप्रैल 30, ठीक है ना। हाँ, ये बात जाननी थी, मतलब आखिरी महीना या आखिरी क्वार्टर में तो थोड़ा गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, अब आता है तुमको जब भी सैलरी में तुम TDS काटे हो तो 24Q बोल के एक फॉर्म है, ईयरली वो सबमिट करना पड़ेगा, मंथली क्वार्टरली तुमको फॉर्म जमा देना पड़ेगा किस किस का तुम कितना TDS काटे। और अगर तुम इनके अलावा पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या NRI इनका काटे हो तो 27Q भरना पड़ेगा, अदर केस में 26Q। इंडिया में मेनली 24Q और 26Q 2 फॉर्म है। 24Q तो तब भरते हो, क्वार्टरली तब भरोगे जब तुम सैलरी का TDS काटे हो, और बाकी कोई भी 26Q है। लेकिन फॉरेनर का कोई का काटे हो तो 27Q। तुम बताओगे नहीं तो गवर्नमेंट उसको बाद में क्रेडिट कैसे देगा TDS का? मतलब बाद में जब वो रिफंड क्लेम कैसे करेगा या एडजस्टमेंट क्लेम कैसे करेगा इनपुट का? सर ये रिटर्न जमा कब तक करना है? क्वार्टरली जमा करना है। क्वार्टर खत्म होने के, अगर 30 जून वाला क्वार्टर खत्म हो रहा है तो 31 जुलाई तक, अगर 30 सितंबर वाला क्वार्टर खत्म, मतलब अगला महीने का 31 तारीख। मार्च में भी अगला महीना के, अब मार्च में 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम। हर क्वार्टर में रिटर्न जमा करना है ना। देखो टैक्स काट के जमा करना है क्वार्टरली या मंथली अगले महीने का 7 तारीख तक।
और TDS ये रिटर्न फाइलिंग करना है TDS का अगले महीने का 31 तारीख तक, लेकिन आखिरी जो क्वार्टर है उसमें वो 2 महीने का टाइम है। हाँ ये देखो तुमको बोला था ना, जहाँ पैन नंबर नहीं है वहाँ जितना रेट है या 20% विचेवर इज हायर का काट, विचेवर इज हायर। सर तो कहीं भी 20% नहीं पड़े अब तो कम। विचेवर इज हायर कैसे निकालेंगे? अरे भाई रेट 5% है, लेकिन पैन नंबर नहीं है तो रेट 20 हो जाएगा, तो विचेवर इज हायर कौन सा होगा? ओह हाँ ठीक है, हमको लगा सर चार्ज की तरह से फिर करेंगे। नहीं कुछ नहीं। और जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं बाद में, हाँ ऐसा लोग है तो हमको बोला रेट को डबल करके TDS काटो। वो नहीं करता है ना। हाँ जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते। सर ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए TDS का। ठीक है, तो ज्ञानबाजी बस बहुत है, और ये सब पढ़ी के फायदा नहीं। हाँ ये बड़ा काम का बात है, TDS जब भी कैलकुलेट करोगे किसी वैल्यू पे GST छोड़ के कैलकुलेट करना, मतलब GST ऐड करके मत कर ले, वरना GST में भी TDS कट जाएगा। GST का तो अलग है। तेरे बाबू में लिखते TCS कितने पेज का है? 4-5 पेज का है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।